हेलो दोस्तों, मैं हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, अकबर की राजपूत नीति का वर्णन कीजिए कि अकबर ने धार्मिक उदारता की छाप छोड़ी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अकबर की राजपूत नीति को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। 1569 और 70 तक पहला चरण माना जाता है, जिसमें अकबर ने दिल्ली सुल्तानों की नीतियों का अनुसरण किया। दूसरे चरण में अकबर ने राजपूतों के साथ दोस्ती बढ़ाने का प्रयत्न किया। तीसरे चरण में अकबर ने मुस्लिम कट्टरपंथ से अपने को अलग कर लिया। राजपूतों के साथ अकबर के संबंध को लेकर कई प्रकार के विवाद हुए हैं। कुछ का तर्क है कि अकबर ने एक ऐसी व्यवस्था शुरू की जिसमें धर्म के आधार पर सार्वजनिक नियुक्तियों में कोई भेदभाव नहीं रखा जाता था। दूसरे यह तर्क देते हैं कि साम्राज्य के विस्तार के लिए अकबर ने राजपूत शक्ति का उपयोग किया और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया ताकि एकजुट होकर वे साम्राज्य के लिए खतरा ना पैदा कर सके। यह भी कहा जाता है कि अकबर की राजपूत नीति जमींदारों और लड़ाकू जातियों को अपने और मिलाने की नीति थी। इसमें राजपूत और अफगान दोनों शामिल थे। खैर, जो भी हो, राजपूतों की स्वामी भक्ति जग प्रसिद्ध थी। वे दरबार के अंदर और बाहर एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ साबित हो सकते थे। तो दोस्तों, अकबर की राजपूत नीति को 3 चरणों में बांटा गया है, जिसमें पहले चरण में उसने दिल्ली सल्तनत की नीतियों का अनुसरण किया। दूसरे चरण में उसने राजपूतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। और तीसरे चरण में जो धार्मिक कट्टरपंथ थे, जो उसके उलेमा थे, उनके खिलाफ जो है उसने कार्रवाई की और अपने आप को उनसे अलग किया। और दोस्तों, अकबर की राजपूत नीति को लेकर विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रकट किए हैं, जिसमें से कुछ का मानना है कि अकबर ने ऐसी नीति अपनाई जिसके तहत धर्म के आधार पर किसी को जो है नियुक्त नहीं किया जाता था, बल्कि सभी धर्म के लोगों को जो है वो अपनी सेना में शामिल करता था और अपनी सेवा का मौका देता था। और कुछ मानते हैं कि अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए राजपूतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए और इन राजपूतों के आपस में जो है लड़ाया, ताकि ये लोग आपस में अच्छे संबंध स्थापित करके उसके खिलाफ कोई बगावत ना करे। और दोस्तों, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि अकबर चाहता था कि कुछ लड़ाकू जातियों को अपनी ओर शामिल कर लिया जाए, जैसे राजपूत और अफगान, जिसके लिए उसने राजपूत नीति अपनाई। 1557 में ही अकबर के मन पर राजपूतों की स्वामी भक्ति की छाप पड़ गई थी, जब आम्बेर के राजा भारमल के नेतृत्व में राजपूत सेना ने अकबर के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की थी। इसके परिणाम स्वरूप 1562 में भारमल की पुत्री का विवाह अकबर से हुआ। इस तरह की वैवाहिक संधियां पहले भी हुआ करती थी। यह शादियां राजनीतिक समझौते की उपज थी। इनमें ना इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर किया जाता था, ना ही हिंदू परंपराओं से नाता तोड़ा जाता था। भारमल ने व्यक्तिगत रूप से सम्राट के समक्ष उपस्थित होकर राजनीतिक गठबंधन मजबूत किया। इस प्रकार अकबर का शासनकाल व्यक्तिगत निष्ठाओं का काल रहा। तो दोस्तों, अकबर के साथ राजपूतों के अच्छे संबंध की शुरुआत 1557 में ही हो गई थी, जब आम्बेर के राजा भारमल ने व्यक्तिगत रूप से उसके सामने प्रकट होकर अपनी निष्ठा व्यक्त की और भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करवाया। लेकिन दोस्तों, ऐसे संबंध पहले भी स्थापित किए जाते थे। ये एक तरीके का राजनीतिक समझौता होता था, जिसमें किसी को भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था और ना ही हिंदू परंपराओं से जो है नाता तोड़ा जाता था, और हमेशा ही उदारता की नीति अपनाई जाती थी। राजपूतों और मुगलों के बीच वैवाहिक संधियों में कोई विशेष शर्त नहीं रखी जाती थी। इन संधियों के पीछे मुगलों द्वारा राजपूतों को विद्रोही तत्वों का मुकाबला करने या सैनिक लाभों के लिए उनका उपयोग करने जैसी मंशा नहीं रहती थी। अकबर ने 1562-64 के बीच जजिया समाप्त कर दिया, तीर्थ कर को हटा दिया। इन उदारवादी कदमों के कारण अकबर के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा और वह उदारवादी राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और दोस्तों, राजपूतों के साथ संबंध स्थापित करने में किसी तरह की कोई शर्त नहीं रखी जाती थी और ना ही ये अपेक्षा की जाती थी कि किसी विद्रोह को दबाने में राजपूत सेना अपना समर्थन देगी। तो दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अकबर ने 1562-64 के बीच जजिया को समाप्त कर दिया और तीर्थ कर को हटा दिया, जिससे कि लोगों के ऊपर अकबर की एक उदारवादी राजा के रूप में छवि पड़ी, जिससे कि वो एक उदारवादी राजा के रूप में प्रतिष्ठित भी हो गया। पहले चरण में अकबर राजपूतों के प्रति उदार था। रणथंभौर के राज्याध्यक्ष राव दलपत राय को शाही सेवा में स्वीकार कर लिया गया और उसे जागीर दी गई। अकबर ने भगवंत सिंह की बहन से शादी की। भारमल अकबर का विश्वसनीय और घनिष्ठ था। यह बात इस तथ्य से सिद्ध होती है कि जब अकबर गुजरात अभियान के लिए निकला था तो आगरा की सारी जिम्मेदारी उसी पर सौंपी गई थी। किसी भी हिंदू राजा को इस प्रकार का सम्मान पहली बार मिला था।
तो दोस्तों अकबर ने और भी राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाई, जैसे रणथंभौर के राज्य अध्यक्ष दलपत राय को अपनी शाही सेवा में स्वीकार कर लिया और उसे जागीरें दी। और दोस्तों माना जाता है कि आमेर का राजा भारमल अकबर का काफ़ी विश्वसनीय था, क्योंकि अकबर जब गुजरात के अभियान पर निकला था तो उसने आगरा की सारी जिम्मेदारी भारमल को सौंप दी थी। 1570 के अंत तक राजपूतों के साथ संबंध और भी घनिष्ठ हो गए। बीकानेर के राय कल्याणमल ने अकबर के समक्ष अपने पुत्र सहित खुद उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया। जैसलमेर के रावल हर राय और कल्याणमल की बेटियों की शादी अकबर के साथ की गई। दोनों राजाओं ने अपने इलाके में अच्छी तरह पैर जमा लिए और उन्हें शाही सेवा में शामिल कर लिया गया। मुगल राजपूत संबंध के विकास में अकबर का गुजरात अभियान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। व्यक्तिगत रूप से राजपूतों को सैनिकों के रूप में शामिल किया गया और पहली बार उनका वेतन निश्चित हुआ। इस प्रकार पहली बार राजपूतों को राजस्थान के बाहर नियुक्त किया गया और उन्हें महत्वपूर्ण कार्य सौंप दिए गए। तो दोस्तों 1570 के बाद और भी राजपूत राजाओं ने अकबर के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए और इसके बाद से अकबर ने जो है उनको अपनी शाही सेना में शामिल कर लिया और अकबर इसके बदले में उन्हें वेतन भी देता था और उन्हें दूर दराज के इलाकों में नियुक्त किया जाता था। साथ ही साथ उनको जरूरी काम भी दिए जाते थे। अकबर को मेवाड़ की समस्या का सामना करना पड़ा। मेवाड़ का राणा व्यक्तिगत समर्पण के लिए तैयार नहीं था। मेवाड़ के राणा और अकबर के बीच हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। यह युद्ध हिंदू और मुसलमानों के बीच का युद्ध नहीं था। इसके अलावा इसे विदेशी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अनेक राजपूत राजा अकबर की ओर से युद्ध कर रहे थे। तो दोस्तों अकबर को अपने शासनकाल में मेवाड़ के राणा के साथ युद्ध भी करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आत्मसमर्पण नहीं किया था और उनके बीच में हुए युद्ध को हिंदू मुसलमान का युद्ध भी नहीं माना जाता और साथ ही साथ ना ही उसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि बहुत से राजपूत राजा अकबर की ओर से उस समय मेवाड़ के राणा के खिलाफ लड़े। मेवाड़ की सीमा से लगे राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उससे वैवाहिक संधियां स्थापित की थी। इन राज्यों का मेवाड़ के साथ नज़दीकी संबंध था, पर इन्होंने हमेशा इलाके की सर्वोच्च शक्तिशाली राज्य का ही साथ देने की नीति अपनाई। राणा के समर्थकों बूंदी और मारवाड़ के शासकों को दबा दिया गया। इससे राणा की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई और राजपूत अब मात्र सहायक नहीं रह गए, बल्कि उनके मुगलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए। किंतु दूसरे चरण के अंत तक अकबर की राजपूत नीति इस हद तक उदार नहीं थी जिसे मुस्लिम कट्टरपंथी धार्मिक वर्ग अस्वीकृत कर सके या जो राज्य के मुस्लिम स्वरूप के लिए खतरा बन जाए। तो दोस्तों अकबर ने जो मेवाड़ की सीमा से जितने भी राजपूत राज्य थे उन सबको अपनी ओर शामिल कर लिया और राणा को कमज़ोर बना दिया और साथ ही साथ उन राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित कर लिए। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ यह भी माना जाता है कि अकबर की राजपूत नीति उतनी उदार नहीं थी जितना कि हम सोचते हैं, क्योंकि अकबर का उलेमा वर्ग अकबर की नीतियों का विरोध नहीं कर रहा था, जबकि अकबर जो है राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा था और उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित कर रहा था। 1580 में अकबर के भाई मिर्जा हकीम द्वारा पंजाब पर हमला किए जाने पर अकबर को मान सिंह और भगवंत सिंह जैसे राजपूतों पर निर्भर होना पड़ा था, जिन्होंने अभूतपूर्व शौर्य का परिचय देते हुए घेराबंदी का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इनाम स्वरूप अकबर ने भगवंत दास को लाहौर का राजाध्यक्ष और मान सिंह को सिंधु क्षेत्र का सेनानायक बना दिया। मिर्जा हकीम के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि अब वे राजपूत साम्राज्य के प्रमुख रक्षक बन गए और उनकी मुगल प्रशासन में सक्रिय हिस्सेदारी हो गई। राजपूतों के इस बढ़ते प्रभाव पर मुगल अभिजात वर्ग के एक दल ने शंका प्रकट की, पर अकबर ने इस प्रकार के विचारों को महत्व नहीं दिया और वह राजपूतों पर भरोसा करता रहा। तो दोस्तों 1580 में अकबर के भाई मिर्जा हाकिम ने पंजाब पर हमला किया, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए अकबर ने मान सिंह और भगवंत सिंह को जो है सेना के साथ भेजा और उन्होंने जो है उस पर सफलता भी प्राप्त की, जिसके बदले में अकबर ने इनाम के रूप में भगवंत दास को लाहौर का सेनाध्यक्ष बना दिया, तो वहीं दूसरी ओर मान सिंह को सिंधु क्षेत्र का सेनानायक बना दिया और साथ ही साथ उसने अपने भाई मिर्जा हकीम को राजपूत राज्यों का संरक्षक बना दिया। और माना जाता है कि इस दौरान कुलीन वर्गों के एक वर्ग ने जो है आवाज़ उठाने की भी कोशिश की, लेकिन अकबर ने जो है उसके ऊपर विचार नहीं किया और वो राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाता रहा। अकबर ने राजपूत शासक के परिवारों से निकट संबंध स्थापित करने की कोशिश की। मुगल राजपूत संबंधों में कच्छावा परिवार को विशेष सम्मान प्राप्त था। 1580 में भगवंत दास की बेटी रानी बाई की शादी युवराज सलीम के साथ हुई। 1583 में जोधपुर, जो कि खालसा भूमि थी, राजा उदय सिंह को दे दी गई और उसकी बेटी की शादी सलीम के साथ हुई।
राय कल्याण सिंह और रावल भीम की बेटियों की शादी भी सलीम के साथ हुई। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकबर ने राजपूतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए उनके घर से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, और अकबर के सबसे ज़्यादा अच्छे संबंध कच्छावा के राजपूतों के साथ माने जाते हैं। और उसने अपने बेटे की भी जो शादी है वो राजपूत की बेटियों के साथ करवाई, ताकि उसके उत्तराधिकारियों को भी जो है राजपूतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में आसानी हो। विवाह के जरिए अकबर ने अपने उत्तराधिकारियों को राजपूतों से निकटता का संबंध बनाए रखने की नीति का पालन करने को बाध्य कर दिया। 1583-84 में अकबर ने प्रशासनिक कार्यों के लिए निष्ठावान मुसलमान और हिंदू कुलीनों के चुनाव की नई नीति अपनाई। राजपूतों को जैसे भारमल और राय लोकरण शेखावत के बेटों को अस्त्र शस्त्र और सड़कों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। घरेलू प्रबंध का जिम्मा रायमल दरबारी को सौंपा गया। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि राजपूतों को प्रशासनिक कार्यों को सौंपने की नीति किस हद तक सफल हुई। अब्बुल फजल बताता है कि यह सही तरीके से लागू नहीं की गई। तो दोस्तों, अकबर ने अपने उत्तराधिकारियों की शादी भी राजपूत घराने में करवाई, ताकि उनके भी उनसे अच्छे संबंध बने रहे। और अकबर उनको महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपता था, जैसे अस्त्र शस्त्र और सड़कों की देखरेख का काम, और साथ ही साथ घरेलू प्रबंध का कार्य भी जो है वो राजपूतों को सौंप देता था। लेकिन दोस्तों, राजपूतों को ये कार्य सौंपने की नीति किस हद तक सफल होती थी, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अबुल फजल कहते हैं कि इस तरह की नीतियों को पूरी तरीके से लागू नहीं किया जाता था। प्रशासनिक क्षेत्र में 1585-86 वर्ष एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी वर्ष सूबों को एक नया प्रशासनिक रूप प्रदान किया गया था। प्रत्येक सूबों में 2 अमीर या सिपा सलार और एक दीवान तथा एक बख्शी की नियुक्ति की गई थी। राजपूतों में से कच्छावा को सबसे ज़्यादा पद दिए गए। लाहौर राजा जसवंत दास और बीकानेर राय सिंह को, काबुल मान सिंह को, आगरा राजा अस्करन शेखावत को, अजमेर जगन्नाथ को सौंप दिया गया। राठौड़ और सिसोदिया को भी प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, 1585-86 में अकबर ने राजपूतों को प्रशासनिक कार्य भी सौंपे, जिसके लिए प्रशासन चलाने के लिए उसने राजपूतों को कई क्षेत्र दिए, जैसे बीकानेर राय सिंह को, काबुल मान सिंह को, आगरा अस्करन शेखावत को, अजमेर जगन्नाथ को। इसी तरीके से उसने जो है राठौड़ और सिसोदिया को भी जो है प्रशासनिक कार्य में शामिल किया और उन्हें भी कुछ कार्य सौंप दिए। जब एक राजपूत राजा को शाही सेवा में नियुक्त किया जाता था तो उसे मनसब के साथ एक जागीर भी मिलती थी, जिसमें महल भी शामिल होता था, जहां कुल के सदस्य रहते थे। मुगलों ने राजपूतों के बीच फूट पैदा करने की कोशिश नहीं की, पर उन्हें राजपूतों के आपसी मतभेदों का पता था और वे जानते थे कि अपने कुल और इलाके को लेकर उनमें अक्सर झगड़े हुआ करते थे। तो दोस्तों, जब राजपूतों को शाही सेवा में नियुक्त किया जाता था तो उनको जागीरें भी दी जाती थी, जिसमें महल भी शामिल होते थे, जहां राजपूत अपने परिवारों के साथ रह सकते थे। लेकिन दोस्तों, अकबर ने और मुगलों ने कभी भी राजपूतों को आपस में लड़ाने का कार्य नहीं किया, जबकि वे जानते थे कि इनके बीच में आपस में ही शत्रुता चलती थी और ये आपस में लड़ते भी थे। एक स्वायत्त राजा पर मुगल नियंत्रण कुलीन वर्ग के दृष्टिकोण और राजनीतिक जरूरत द्वारा निर्धारित होता था। अकबर के समय में चित्तौड़ और रणथंभौर किले मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अधीन थे। राजपूत राजा अपने रीति रिवाज और कायदे के अनुसार भू राजस्व का निर्धारण और वसूली करते थे, पर वे कोई कर नहीं लगा सकते थे। राजपूत राज्यों में उत्तराधिकार के सवाल को लेकर भयंकर गृह युद्ध छिड़ जाता था। मुगल सर्वोच्चता की अवधारणा के तहत इन राज्यों के उत्तराधिकारियों के प्रश्न को हल किया जाता था। अकबर ने घोषणा कर रखी थी कि टीका देने का विशेषाधिकार केवल मुगल राज्य का है। मुगल सम्राट टीका राजा के बेटे या उसके भाई या भाई के लड़के को दे सकता था। तो दोस्तों, मुगलों के राजपूतों के साथ संबंध राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी आधारित थे, क्योंकि मुगलों द्वारा राजपूत को जो क्षेत्र सौंपे जाते थे, राजपूत वहां से कर भी इकट्ठा करते थे, लेकिन वो वहां पर कोई नया कर लागू नहीं कर सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ राजपूतों में भी उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई चलती थी, जिसको मुगल हस्तक्षेप द्वारा सुलझाया जाता था। क्योंकि मुगलों को टीका प्रथा का जो है विशेषाधिकार प्राप्त था, वो राजपूतों के बेटे, उसके भाई या उसके भाई के बेटे किसी को भी जो है उत्तराधिकारी बना सकता था। मनसब व्यवस्था के विकास के साथ साथ अकबर ने अपने कुलीनों को विभिन्न जातीय समूहों के सैनिकों की मिश्रित फौज गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया। जातीय धार्मिक विभेद को मिटाने के लिए अकबर ने बहुजातीय फौज के गठन को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, किंतु अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के काल में जातीय धार्मिक बंधन कमजोर नहीं हो सका। शाही सेवा में राजपूतों को महत्व दिए जाने से बहुत से कुलीन नाखुश थे और मुगल सेवा के
अनुशासन के अनुरूप अपने को ढालने में राजपूतों को भी काफ़ी दिक्कतें हुई। तो दोस्तों, अकबर अपने प्रशासन के कार्यों में सभी जाति धर्मों के लोगों को शामिल करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने कुलीनों से कहा कि वो सभी जाति धर्म के लोगों को जो है सेवा प्रदान करे, और साथ ही साथ जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव को मिटाने के लिए अकबर ने इन लोगों को अपनी सेना में भी शामिल करना शुरू कर दिया था। लेकिन अकबर का कुलीन वर्ग अकबर की इस नीति से नाखुश था। तो वहीं दूसरी ओर राजपूतों को भी मुगलों के अनुसार अपने आप को ढालने में दिक्कतें हुई। आरंभ में राजपूतों के साथ अकबर का संबंध एक राजनीतिक समझौते के रूप में विकसित हुआ, पर धीरे धीरे यह हिंदू मुसलमानों में समीपता और उदारवादी नीति में ढलता चला गया, जिसमें धर्म का भेदभाव किए बिना सहिष्णुता की नीति को प्रधानता दी गई। यह बात की जाने लगी कि धर्मनिष्ठा, जाति और प्रजाति के भेदभाव के बिना सबको समान स्तर पर न्याय दिया जाएगा, अतः मुगल राजपूत संबंध को धर्मनिरपेक्ष गैर कट्टरपंथी राज्य की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। किंतु मुगल अभिजात वर्ग और उलेमा डरते थे कि उदारवादी नीति अपनाने से उनका महत्व कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अकबर ने शुरुआत में राजपूतों के साथ अच्छे संबंध राजनीतिक उद्देश्य के लिए स्थापित किए थे, जिसके चलते हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे के निकट आने लगे, जिसने धर्म के आधार पर भेदभाव को दूर किया। साथ ही साथ अकबर ने सभी जातीय समूहों को, सभी विभिन्न धर्मों के लोगों को जो है एक समान न्याय प्रदान किया और धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। तो दोस्तों, उसी समय जो अकबर के कुलीन वर्ग थे, उलेमा लोग थे, वो अकबर की इस नीति से नाखुश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं उनका जो महत्व है इसकी वजह से घट ना जाए। अकबर की राजपूत नीति मुगल राज्य के लिए लाभकारी रही और राजपूतों के लिए भी। इस गठबंधन ने मुगल साम्राज्य को भारत के सबसे बहादुर योद्धाओं की सेवाएं दिलवाई। राजपूतों की वफादारी साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने और विस्तार देने का एक महत्वपूर्ण कारण बन गई। इस गठबंधन ने राजस्थान में शांति सुनिश्चित की और अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता से मुक्त रहकर राजपूतों को साम्राज्य के दूर दराज के इलाकों में सेवा करने योग्य बनाया। अकबर की राजपूत नीति को उसके उत्तराधिकारियों जहांगीर और शाहजहां ने भी जारी रखा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया।